हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 10 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज़ और अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सांभर लेक से रिलेटेड है। सांभर लेक या फिर जिसको कि सांभर साल्ट लेक भी बोलते हैं, जो इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ये जो लेक है इसमें मेनली 5 रिवर्स का पानी आता है, जैसे मेड़ता, सामोड, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इस टाइप की जो रिवर्स हैं, ये 5 मेन रिवर हैं जिनका पानी जो सांभर साल्ट लेक है इसमें आता है। ये बेसिकली अरावली हिल्स से पूरी तरीके से घिरी हुई है, चारों तरफ इसके अरावली हिल्स हैं। और सांभर लेक जो है इसको रामसर साइट्स भी डेजिग्नेट किया जा चुका है, क्योंकि जो ये वेटलैंड है विंटर एरिया में या फिर विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो पिंक फ्लेमिंगोज होते हैं या फिर अदर बर्ड्स जो होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है विंटर सीजन में, जो बेसिकली नॉर्थ एशिया या फिर जो साइबेरिया से जो ये फ्लेमिंगो बर्ड्स वगैरह आते हैं। तो अब अगर हम इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सांभर लेक है वो अरावली हिल से सराउंडेड है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोला गया कि जो सांभर लेक है वो गुजरात में लोकेटेड है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सांभर लेक है वो राजस्थान में लोकेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया है कि जो सांभर लेक है वो रामसर साइट डेजिग्नेट उसको किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे फ्लेमिंगोज और अदर टाइप के जो बर्ड्स हैं विंटर टाइम में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली CAFF, जिसको कि कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फोना के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे उसके मेंबर्स के बारे में पूछा गया है, 5 कंट्रीज़ के नाम दिए गए, इनमें से पूछा गया कौन कौन सी कंट्री उसके मेंबर हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो जो आर्कटिक काउंसिल है उसके मेंबर्स की अगर हम बात करें, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और रसिया एंड USA, ये इसके मेंबर्स होते हैं आर्कटिक काउंसिल के। और ये ही बेसिकली जो CAF है उसके भी मेंबर्स होते हैं। और CAFF जिसका मेन काम जो आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का होता है। अब यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट दिया है USA, तो ये भी इसका मेंबर है। जापान इसका मेंबर नहीं है, रसिया इसका मेंबर है, इधर फ्रांस इसका मेंबर नहीं है, स्वीडन इसका मेंबर है। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट एंड 1, 3rd एंड 5th आर करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली कुछ पेयर्स दिए गए, उनके बारे में पूछा गया है कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं और कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं है। जैसे कि फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया कि अम्ब्रेला मूवमेंट थी, जो बेसिकली एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के दौरान ये स्टार्ट हुई थी। तो 2014 में जब हांगकांग में डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुई थी तो उस टाइम पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट इमर्ज होके आई थी, उसको नाम दिया गया था अम्ब्रेला मूवमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में यहाँ पे बोला गया है कि जो येलो वेस्ट मूवमेंट है, जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ये प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी चाइना में। तो येलो वेस्ट मूवमेंट या फिर जिसको येलो जैकेट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये 2018 में अक्टूबर मंथ में फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली जो इकोनॉमिक जस्टिस है उससे रिलेटेड ये प्रोटेस्ट की मूवमेंट यहाँ पे की गई थी। तो सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा, ये चाइना में नहीं फ्रांस में स्टार्ट हुई थी 2018 में। थर्ड है यहाँ पे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज के जो एक्शंस हैं उनको पुश करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो ये जो मूवमेंट है जिसको एक स्वीडिश टीनेजर थी ग्रेटा थनबर्ग, उनसे बेसिकली इसको इंस्पिरेशन मिली है और रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया था। जो भी क्लाइमेट चेंज के जो एक्शंस हैं, इमीडिएट एक्शन जो लेने चाहिए उनको पुश करने के लिए इस मूवमेंट को स्टूडेंट्स के थ्रू कैंपेनिंग या फिर एडवोकेसी के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है बट सेकंड यहाँ पे गलत है। सो और करेक्ट आंसर विल बी C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए और उनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के बारे में बोला गया है, जैसे कि ग्वादर पोर्ट, सबंग पोर्ट और क्याप्यू पोर्ट। तो यहाँ पे अगर एक एक करके हम बात करें, जैसे ग्वादर पोर्ट जो है, जो कि डीपेस्ट सी पोर्ट है वर्ल्ड का, ये अरेबियन सी पे लोकेटेड है। अरेबियन सी के पास में जो ग्वादर है, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है पाकिस्तान के, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है।
अब ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया गया है सबांग पोर्ट, ठीक है। सबांग पोर्ट जो कि इंडिया का डेवलपिंग मेडन डीप सी पोर्ट है, जो कि इंडोनेशिया के सबांग में लोकेटेड है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में। जैसे पाकिस्तान वाला यहाँ पे है, अंडमान निकोबार वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड दिया गया है क्याकप्यू पोर्ट। क्याकप्यू पोर्ट जो है, जो कि मेजर टाउन है रकीने स्टेट में, जो कि वेस्टर्न म्यांमार में पड़ता है। तो म्यांमार जो है यहाँ इंडोनेशिया वाले से ऊपर ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ, तो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड नंबर पे थर्ड आ जाएगा और थर्ड नंबर पे सेकंड आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो होगा वो नॉर्थ से साउथ का वो 1 3 2 होगा। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें कि गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कोई फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं करते हैं या फिर ना ही कोई फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर रखा जाता है। इसमें बेसिकली जैसे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारी सर्विसेज जो होती हैं, इंटरेस्ट के पेमेंट्स जो होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट पे जो डेब्ट आ जाती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी ग्रांट्स वगैरह दी जाती है, बाकी पार्टीज़ को ग्रांट वगैरह दी जाती है, मतलब कि गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंटल नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है, उससे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो ऑब्वियसली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट पे जो भी होंगी, डेब्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी जाती है तो वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे ये तीनों इसके अंदर आते हैं। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली बुद्धा के बारे में पूछा गया है। बुद्धा और उनकी जो टीचिंग्स थी उनके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो बुद्धा या फिर बुद्धा के अलावा जो और भी टीचर्स थे उन सब के द्वारा ओरली, मतलब मुंह से बोल के ही जो भी टीचिंग्स वगैरह थी वो दी जाती थी, मतलब डिस्कशन डिबेट के थ्रू ही यहाँ पे उनके द्वारा जो भी नॉलेज दी जाती थी वो बेसिकली दी जाती थी। इसमें मैन वुमेन उसके अलावा बच्चे भी पार्टिसिपेट इसमें करते थे। यहाँ पे कोई भी बुद्धा की जो स्पीच है वो उनके लाइफ टाइम के टाइम पे ही, लाइफ टाइम जो उनका था उस पीरियड में लिखी नहीं गई थी, उनकी डेथ के बाद, जो कि 5th से 4th सेंचुरी BC के टाइम पे हुई थी। उनकी टीचिंग्स को एक डिसिपल के रूप में, जो मतलब कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स की जो काउंसिल थी उसके द्वारा कंपाइल किया गया था, एक कंपाइलेशन बनाया गया था जिसको कि तिपितका के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर इसके स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि बुद्धा के द्वारा जो भी उनके डिसिपल्स को जो भी टीच किया जाता था वो ओरली टीच किया जाता था, डिस्कशन या डिबेट के थ्रू। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि बुद्धा की जो स्पीचेस थी उनमें से कोई भी स्पीच को उनके लाइफ टाइम के पीरियड में नहीं लिखा गया था, उनकी डेथ के बाद ही उनको लिखा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया कि बुद्धा की डेथ के बाद उनकी जो टीचिंग्स थी उनको उनके डिसिपल्स के द्वारा, जो कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो थी उन सब के द्वारा बेसिकली उनको कंपाइल किया गया था वैशाली में, और इन कंपाइलेशंस को ही तिपिटका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ कमीशन जिसको कि लॉर्ड मकॉली की चेयरमैनशिप के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके द्वारा पीनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो वगैरह हैं उन सबको रिकमेंड किया गया था। तो ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इसको किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? जो फर्स्ट लॉ कमीशन था जिसको कि 1834 में 1834 में इस्टेब्लिश किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर। उसके बाद जैसे सेकंड भी आया था वो 1853 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड लॉ कमीशन को 1861 में, फोर्थ को 1879 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब जैसे कई सारे, जैसे कि इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इस टाइप के जो भी एक्ट वगैरह थे उन सबको जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके द्वारा ही उनको बनाया गया था। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो 1955 में 1955 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर MC सेतावलार,
उनकी चेयरमैनशिप के अंडर ही जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। बट यहाँ पे जो पूछा गया है उसका आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली कई सारे माउंटेन्स दिए गए हैं और उनके प्लेसेस दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया कि कौन से माउंटेन करेक्टली मैच्ड है और कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो माउंटेन है, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। तंजानिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। जो अफ्रीका का ये माउंटेन जो है हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड में यहाँ पे दिया गया है माउंट अकनकागुआ जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। तो माउंट अकनकागुआ जो कि एंडीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक है, एंडीज माउंटेन जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है जो माउंट सिनाबंग जो है, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ पेयर में यहाँ पे दिया गया माउंट पैकाटू जो है वो फिलीपींस में लोकेटेड है। माउंट पैकाटू या फिर जिसको कि चाइनीज में, चाइना में चंगबाई वोल्केनो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया और चाइना है उन दोनों के बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये जो है ये गलत हो जाएगा, फिलीपींस में लोकेटेड ये नहीं है। तो यहाँ पे आवर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे बोर्नो आइलैंड के बारे में पूछा गया है कि बोर्नो आइलैंड जो है उसको पॉलिटिकली किन किन के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया। अब इसको समझने के लिए हमें बोर्नो आइलैंड का थोड़ा मैप पता होना चाहिए। बोर्नो आइलैंड जो कि थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का और एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये बेसिकली 3 कंट्रीज के अमंग डिवाइड इसको किया जाता है। मलेशिया, ठीक है, और बुरनोई नॉर्थ में है, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट मलेशिया। ये वाला जो मैप है ये है बुरनोई आइलैंड का मैप। इसमें नॉर्थ में यहाँ पे ईस्ट मलेशिया वाला आप लोग रीजन देख रहे हैं और यहाँ पे नीचे इस इंडोनेशिया वाला रीजन है साउथ में, और एकदम नॉर्थ में यहाँ पे है बुरनोई वाला रीजन। तो ये बेसिकली इन तीनों कंट्रीज के बीच में ही इसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में पूछा गया है कि जैसे एल्गाइज या फिर फूड क्रॉप्स या फिर मीथेन, इनमें से कौन कौन से बायोफ्यूल्स जो हैं उनसे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स को ड्राइव किया जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स जो होते हैं, मतलब कि वो सारे फ्यूल्स जिनको कि जैसे स्टार्च, शुगर, एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल वगैरह से जनरेट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अगर हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करें तो वो बायोफ्यूल जिनको सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या फिर लैग्निन से जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उनको सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स की, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ये वो बायोफ्यूल्स हैं जिनको बेसिकली एल्गाई से ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। ये दोनों गलत हो जाएंगे, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 10 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।